नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और आज हम फिर से बात कर रहे हैं, जो भारत के आसपास जो जियोपॉलिटिक्स चल रही है, उसकी। और हमारे साथ हैं आर.एस.एन. सिंह जी। स्वागत कर रहा हूँ मैं आर.एस.एन. सिंह जी का आज के इस ब्रॉडकास्ट पर। और आप सभी को याद दिला दें 25, 26, 27 अक्टूबर को हमारे राष्ट्रवादियों का जो महाकुंभ होने वाला है, उसमें आर.एस.एन. सिंह जी भी आ रहे हैं इस बार। पिछली बार नहीं आ पाए थे, तो इस बार आर.एस.एन. सिंह जी भी होंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया रजिस्ट्रेशन शीघ्रातिशीघ्र कराएँ और हमारा जो हमारा जो चल रहा है क्राउड फंडिंग का कार्यक्रम, उसमें भी सहयोग करें। 25, 26, 27 अक्टूबर को जो राष्ट्रवादियों का महाकुंभ होने वाला है, दी जयपुर डायलॉग्स एनुअल समिट, वो अपनी तरह का अनूठा, अनोखा है। इतने सारे राष्ट्रवादी वक्ता, चिंतक, लेखक और इतनी बड़ी राष्ट्रवादी ऑडियंस आपको एक स्थान पर संभवतः कहीं नहीं मिलेगी। इसलिए आप लोगों के लिए बहुत सारे यूनिक अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। वो क्या क्या हैं? आप सेशन स्पॉन्सर कर सकते हैं, आप ब्रांड प्रमोशन कर सकते हैं। हमारी बहुत सारी स्टॉल्स भी लगेंगे इस बार, क्योंकि इस बार हमने इसको पूरा एक्सपैंड किया है। इसलिए आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएं। तेज़ी से रजिस्ट्रेशन फिलअप हो रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन तुरंत कराएं और हमें हमारी क्राउड फंडिंग एफर्ट के लिए कंट्रीब्यूट भी करें, जो कि आप ऊपर दिख रहे क्यूआर के माध्यम से कर सकते हैं। मैं पूछूंगा सिंह साहब से कि सिंह साहब, ये हमारे जो नॉर्थ ईस्ट में भी और ईस्टर्न साइड में भी और वेस्टर्न साइड में भी, तीनों तरफ से मामला जो है वो पेचीदा है। तो हम आज बात इधर की करते हैं कि ये जो हसीना जी ने कहा था कि एक क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स और एक सेंट मार्टिन आइलैंड लेना चाहता है यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो क्रिश्चियन नेशन जो बनाना चाहता है, उसका उन्होंने कहा था कि भाई ये जो चिटगांव के नीचे का पार्ट है उसको लेके, और जो चिटगांव हिल ट्रैक्ट से मिजोरम का पार्ट लेके, मणिपुर का कुछ पार्ट लेके, और जो चिन प्रोविंस है म्यांमार की, इनको मिला के एक क्रिश्चियन नेशन बनाना चाहता हूँ। आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। और आपने जो कहा, ये जो शेख हसीना ने कहा था कि एक क्रिश्चियन देश कार्व आउट करने की जो मुहिम चल रही है, मैं उससे बिल्कुल उससे इत्तेफाक रखता हूँ। वो अगर इलाका देखें आप, तो ईस्ट का, तो आप देखेंगे जो मणिपुर जो इलाके हैं, कुकी डोमिनेटेड एरियाज, ये सारे क्रिश्चियंस हैं। इसमें जोमी लोग भी हैं। तो अभी तक ये आग जो है ये यहीं फैली हुई है। अभी नागास की तरफ ये नहीं गई है, वो भी क्रिश्चियंस हैं। अगर नॉर्थ ऑफ मणिपुर देखें तो नागालैंड है। और उसके ऊपर अब अगर आप चले जाए वो तिरप सेक्टर में, अरुणाचल प्रदेश में, वो भी नागा इनहैबिटेड है, वो भी क्रिश्चियंस हैं। वहाँ पर 7 क्रिश्चियन एमएलएज हैं। इनफैक्ट एक ऐसा वक्त आया था कि वो इन्हीं 7 एमएलएज को लेकर पोप के कहने पे सोनिया गांधी ने वहां की सरकार उलटवा दी थी, अपनी ही सरकार, क्योंकि वो जो चीफ मिनिस्टर थे जेरी बॉम गैम्लिन, वो कन्वर्जन में उतना मतलब फैसिलिटेट नहीं कर रहे थे। तो उसके नीचे आप चले आए तो मिजोरम है, मिजोरम के नीचे फिर चिटागांग हिल ट्रैक्ट्स है। तो उनका बिल्कुल इसका वो ये एक स्ट्रैटेजिक डिजाइन है, जिसके बारे में मैं अवश्य बात करूंगा। अभी तो फिलहाल ये चर्चा अभी हो रही है ये कि भाई ये ड्रोन से पहली बार हमला हुआ है, बिल्कुल सही है। सिविलियंस पे हमला हुआ है, ये एक एक तरह का इसको आप टेररिस्ट एक्ट कहेंगे। और ये नहीं है कि जब आप हम ये क्रिश्चियन लैंड की बात कर रहे हैं तो क्रॉस द बॉर्डर, आपको मालूम है कि मणिपुर का म्यांमार के साथ 400 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो उस पार
जो कि चिन के इलाके हैं, वहाँ पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पीपल्स डिफेंस फोर्स जो है जी और नेशनल, आपके दर्शकों को बता दूं कि एनयूटी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट इज अ पैरेलल गवर्नमेंट, जिसके फेवर में फ्रांस और यूरोपियन पार्लियामेंट ने अब एक रेजोल्यूशन किया है। और जो एंटनी ब्लिंकन है, उन्होंने भी इसके फेवर में ट्वीट किया है। तो ये पीपल्स डिफेंस फोर्स ने आज से 3 साल पहले ही ड्रोन्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो वो ये एक ही इकोसिस्टम का हिस्सा है, वो सब क्रिश्चियंस हैं उस तरफ को। तो मैं जब क्रिश्चियन लैंड की बात कर रहा था, तो ये केवल मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल और चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स की बात नहीं कर रहा था। उससे जुड़े हुए और भी कई इलाके हैं, चिंस है, ऊपर चले जाए तो कचिंस है, दे आर ऑल क्रिश्चियंस। और मैं आपकी एक प्रोग्राम सुन रहा था, आपने जो अय्यर जी से पूछा था कि ये चिंस का, नहीं, चिंस हैव नेवर बीन, ये जितने हैं ये कभी भी चाइनीज से क्लोज नहीं रहे ये लोग। चिंस चिंस जो है चिंस, कचिंस, ऑल ऑफ देम। अच्छा, तो ये आपको बताए मालूम ना है? इसमें, जी ये जब जी बांग्लादेश का ये जो सारा मैटर हुआ, इसमें ऐसा अपेरेंटली ऐसा दिखता है कि इसमें यूएस और चाइना जो है वो दोनों कोऑपरेट कर रहे थे और पाकिस्तान जो था वो उनके बीच का दलाल था। नहीं, ऐसा ऐसा मुझे मुझे नहीं लगता है, क्योंकि शुरुआत से ये चीन जो है, ये हमेशा से, मैं तो बहुत दिन से फॉलो कर रहा हूँ। आपको याद होगा कि चाइना ने एक मित्सुन डैम बनाया था, 2010 से 11 की बात कर रहा हूँ, वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम, और उसको ये रुकवा दिया था अमेरिकन ने। उसी तरह से चिंस जो है, हमारे जो दिल्ली में जनकपुरी और ये पूरे इलाके में ये छाए, मतलब काफी मात्रा में थे लोग, विकासपुरी, जनकपुरी में जॉर्ज फर्नांडिस का इनको संरक्षण प्राप्त था, चिंस को। तो हम्म। ये कभी भी, ये दे हैव नेवर बीन इन द इन द चाइनीज फोल्ड, क्योंकि जाहिर सी बात है कि चाइनीज जो है, दे वेरी क्लोज टू द हुंटा। जो तो हम्म। हुंटा से क्लोज है, तो जो हुंटा का दुश्मन है, उससे तो कोई वो बात जचती नहीं है। तो ये देखिए कि ये जी फिनोमिनन जो है, ये एक युद्ध पद्धति, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट की जो पद्धति है, आज नहीं तो कल ये तो हिंटरलैंड में आएगी। और ये सब इकोसिस्टम जॉर्ज सोरस के द्वारा कराया गया है। और धीरे धीरे जॉर्ज सोरस और उसके चेले जो यहाँ पे है, राहुल गांधी जैसे, उस इकोसिस्टम को वो, आप देख ही रहे हैं कि वो कितना परिश्रम कर रहे हैं उसको अंदर की तरफ लाने के लिए। तो ये जो भी हो रहा है दीक्षित साहब, मणि- मणिपुर में, इसका नेशनल सिक्योरिटी पहलू है, इसका इसका रीजनल सिक्योरिटी पहलू है, इसका एनर्जी सिक्योरिटी पहलू है सर। आपके दर्शकों को बताया था, मैं बिकॉज इसी अगेन आई एम स्ट्रेसिंग द सेम पॉइंट। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि यदि ये काम चाइना इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फिर तो ये चाइना और यूएस का भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और सेंट ये मार्टिन जो है उससे चाइना को ज्यादा खतरा है बनस्पत भारत के। जी 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 जी, ये जितना ये जो एक्टिविज्म है, ये जो एंटी एंटी माइनिंग एक्टिविज्म है, ये सब अमेरिका के द्वारा प्रेरित है, जिसके हम मैं चर्चा करूंगा। तो इसमें एनर्जी सिक्योरिटी है, बिकॉज मणिपुर में ऑयल ऑयल बहुत ज्यादा है, ऑयल भी है, गैस भी है, ठीक है ना। और मतलब काफी काफी उसमें वो सर्वे हुए हैं, और काफी हद तक वहां पर वो इसका ऑयल का एक्सप्लोरेशन हुआ है। और बड़े मतलब डेफिनेटिव फिगर्स आए हैं इसके मामले में। तो ये कहीं से, आपने सेंट मार्टिन का बात किया, तो ये इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी से भी जुड़ा हुआ है मामला। तो मणिपुर को आप नेशनल सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के नजरिए से इसको कृपया आप इस पर ये करें। तो हमने देखा कि भाई ये जो ड्रोन्स थे,
के साथ आरपीजी, स्नाइपर राइफल्स, ऑटोमेटिक हथियारों की कोई कमी नहीं है। वो इकोसिस्टम में वो बहुत बहुत ज्यादा अवेलेबल है इनके पास। अ, बहुत दुर्भाग्य है और दुख की बात है कि वो जो लेडी थी सुरबाला, पहले दिन उनका ये हुआ, उनकी शी सकम्ड, और डॉटर जो थी वो भी इंजर्ड हुई, 7 साल की थी। दो मैतई गांव कोतरू का कदागंग बंदे बंद, उस पर हमला हुआ। और इतना हमला, मतलब पूरे दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी। देश में तो हो ही रही थी, पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही थी क्योंकि ड्रोन्स यूज किए गए थे और 5 घंटे अटैक चला था। लेकिन इतना हल्ला गुल्ला के बावजूद दूसरे दिन फिर रिपीट किया गया इस हमले में। वो संजम चिरांग एक गांव है वहां पर, और इंडिया रिजर्व बटालियन के बंकर पे हमला किया गया। तो पहली बार नहीं है कि इंडिया रिजर्व बटालियन पे हमला हुआ है। अगस्त 2023 में इनके कोत लूट लिए गए थे। बड़ी अजीब सी बात है, कोत लूट लिए गए थे, उसके भी बात करूंगा। अब इसके तो भाई देखिए, अभी जो बीजेपी के लीडर हैं और जो वहां के एन वीरेंद्र सिंह के जो दामाद है, आर के इमो सिंह, उन्होंने बहुत बातें कही कि आपके जो 80,000 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है वो बैठे के बैठे रह गए, मूक दर्शक बने रहे और हमला हो गया। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई ये मतलब कश्मीर में भी ऐसा ही हुआ था, एक भारी मात्रा में आपके सेंट्रल जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे इंक्लूडिंग द आर्मी फिर भी पलायन हो गया। तो उन्होंने कहते हैं कि भाई अब इनका फिर फायदा क्या है, अगर ये मूक दर्शक बने तो हमको चार्ज दे दो, आप हमारे पुलिस को दे दो चार्ज, और यूनिफाइड कमांड का भी हम चार्ज हमको ये दे दो। तो इस तरह का ये अब लोगों के मन में भी वहां पे कंफ्यूजन है कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा। और केंद्र से भरोसा ये नहीं कि अभी अभी उठा है ये, अभी जस्ट मणिपुर पैसिफाई हुआ ही था, इस पर भी मैं आऊंगा। लेकिन दीक्षित जी। साहब ऐसे है, जो जो फोर्सेस के लिए जो प्रेफरेंस है ना, वो बिल्कुल एथनिक लाइंस पे है। हम्म। कुकी कहते हैं कि हमको असम राइफल्स पे विश्वास है, तुमने क्यों हटाया असम राइफल्स को। वो कहते हैं कि हमको ये मणिपुर पुलिस फोर्स पे हमको बिल्कुल बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो ये लोग कहते हैं कि नहीं, हमको मणिपुर पुलिस पे ही भरोसा है। तो अब इसमें कह रहे हैं कि सीआरपीएफ वहां पे थी, इन्होंने हटा लिया है कई जगहों से असम राइफल्स को, इस कारण मतलब ये ये हमला हुआ और ये बैठे रहे, तो इत्यादि इत्यादि बातें इस तरीके से। बट जो एथनिक डिविजन्स है उसमें ये फोर्स ऑल्सो वो एक तरह से डिवाइडेड है, प्रेफरेंस फॉर फोर्स जिसको मैंने ये कह रहे हैं। लेकिन एक चीज तो माननी पड़ेगी आपको कि ये इकोसिस्टम जो है, कहीं पे आपको इसमें जो वेस्ट एशिया में हो रहा है, हमास ईरान इजराइल हुदीज, इस तो, और रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, इसकी कहीं पर आपको एक छाप छाप जरूर नजर आ रही है, इन द सेंस कि ये जो हाई टेक स्ट्रेटजीज एथनिक कॉन्फ्लिक्ट में, ये जो हाई टेक स्ट्रेटजीज जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं, मैं उस नजरिए से मैं कह रहा हूं। तो अब ये बिना विदेशी हाथ के तो संभव है नहीं, बिना तकनीकी हथियार प्रशिक्षण के संभव नहीं। ठीक है, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, उसमें कहा गया कि इट इज नो बिग डील, यू कैन फिट अप दिस बॉम्ब एनीवेयर। बट एक डिस्टेंस पे उसको किसी टारगेट को टारगेट करना विद सम एक्यूरेसी, कुछ तो गाइडेंस सिस्टम होगा, कुछ केवल ऑब्जर्वेशन से तो पॉसिबल नहीं है कि आपने एक ड्रोन किया और ड्रोन को बिल्कुल सही जगह पर आप उसको नेविगेट करके ये कर दे। तो उसके लिए कुछ प्रशिक्षण भी जरूर आवश्यक है। और जाहिर सी बात है कि जो ताकतें उस तरफ है म्यांमार में, वही इसमें सक्रिय हैं। अब आपने जो सवाल पूछा पहले कि ये दीक्षित साहब जो एस्कलेशन हो रहा है, ये आखिर ये बात कहां तक जाएगी। तो मेरा अपना मानना है कि ये वहां तक जाएगी जब तक कि बांग्लादेश, इंडिया और म्यांमार के इलाकों को मिला के, जो आपने कहा
ये क्रिश्चियन कंट्री कार्व आउट नहीं हो जाए। और आपने शेख हसीना का जिक्र किया, एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट अगर किसी कंट्री का, क्योंकि शी इज नॉट ए ग्रीन हॉर्न, वो पॉलिटिशियन है भाई, उनके पिताजी ने बांग्लादेश बनाया, सब कुछ अपने आंखों के सामने उन्होंने देखा, 15 साल से ज्यादा राज किया बांग्लादेश के ऊपर में। वो जब कोई बात कहती हैं तो इसको उसको बहुत गंभीरता से हमको लेनी पड़ेगी। यू डोंट हैव टू डाउट इट, इवन वन, किसी को भी। तो इनको लगता है कि शायद ये जो क्रिश्चियन कंट्री हम कार्व आउट कर देंगे तो हम ऑटोमेटिकली, हमको स्ट्रैटेजिक पोर्ट्स जो है वो हासिल हो जाएंगे, और इसी के जरिए हम चाइनीज थ्रस्ट जो है बे ऑफ बंगाल में, उसको हम रोक लेंगे। मतलब चाइनीज थ्रस्ट का मैं जो बात कर रहा हूं कि जैसे चॉकफ्यू में जो प्रेजेंस है वेस्टर्न म्यांमार कोस्ट में, या उनकी जो पाइपलाइन जाती है वहां से उसको डिसरप्ट करने की, तो चाइनीज थ्रस्ट जो है बे ऑफ बंगाल को वो समझते हैं कि इसी के द्वारा वो बंद कर सकते हैं। और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि ये जितना रोहिंग्या की जो समस्या आप देखते हैं, वो इनडायरेक्टली अमेरिका के डीप स्टेट द्वारा खड़ा किया गया है। दे हैड प्लान्ड दिस एंटायर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट ये रोहिंग्यास को लेके, और ताकि उनका एग्जिट हो जाए, और उस एरिया से वो एरिया जो है वो बिल्कुल वहां पर अफरा तफरी हो, ताकि वो जो वेस्टर्न म्यांमार है वो बिल्कुल अनस्टेबल हो जाए, और जो चाइनीज जो थ्रस्ट है, जो प्रेजेंस है वेस्टर्न म्यांमार में, वो वहां पर बिल्कुल डिसरप्ट हो जाए। तो ये देखिए, मैंने सारे सिक्योरिटी की बात की आपके सामने, मैंने एनर्जी सिक्योरिटी, रीजनल सिक्योरिटी, ग्लोबल सिक्योरिटी। एक और मतलब सिक्योरिटी में ये जो ड्रग्स और चर्च का जो पहलू है, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है, ड्रग्स और चर्च। और ये सारा मतलब ये आप समझ सकते हैं कि द चर्च हैज बीन एनकरेजिंग ये ओपीएम कल्टीवेशन, आज से नहीं, बहुत पहले से। और यही नहीं है, आपके भारत में भी, मैं झारखंड का में गया था 2 साल पहले, मुझे कई लोगों ने कहा कि ये चर्च वाले जो है ये ओपीएम कल्टीवेशन करवा रहे हैं। ये सब सेल्फ फिनेंसिंग का आजकल तरीका, आजकल डीप स्टेट वो इस तरह से मतलब फाइनेंसिंग नहीं करता है। वो आपको शायद कोई सीड मनी दे दे या कुछ दे दे ऐसे शुरुआत करने के लिए, बट उसके बाद यू हैव टू बी सेल्फ सस्टेनिंग। तो जो मणिपुर का जो एरिया देखा गया है, आपको मालूम है कि गोल्डन ट्रायंगल जो है वहां पर पॉपी कल्टीवेशन में काफी डिक्लाइन हुआ। जो लाओस, थाईलैंड और म्यांमार का है, तो लाओस और थाईलैंड में काफी क्रैकडाउन के बाद वहां पॉपी कल्टीवेशन या ओपीएम कल्टीवेशन कम हुआ। म्यांमार में जारी रहा है। तो ये पूरा जो गोल्डन ट्रायंगल जो है, ये शिफ्ट कर गया है मणिपुर, मणिपुर म्यांमार कॉरिडोर को। और आपको एक बात बता दूं मैं कि ये आज से नहीं, अब इसमें चर्च का क्या ये है। मिजोरम के बारे में अगर किसी को थोड़ा इल्म है तो आपको बता दूं कि वहां पर जो सामाजिक पहलू के जितने निर्णय होते हैं वो सब चर्च के द्वारा लिए जाते हैं, और सरकार को उनकी बात माननी पड़ती है। तो बहुत पहले म्यांमार, ये मिजोरम में चर्च ने प्रोहिबिशन कर दिया था, अल्कोहल को लेके करवा दिया था। और वो कहते हैं नो, दीज पुअर पीपल दे डोंट नो, दे डोंट नो नो हाउ मच टू कंज्यूम। लेकिन उसका असर ये हुआ है कि द ड्रग एडिक्शन, ड्रग ट्रेड इज रैम्पेंट। और मैं एक आपको एक एक वारदात बताता हूं मैं। मेरे एक मित्र थे, हु वाज पोस्टेड इन असम राइफल्स। तो उन्होंने कहा कि हमारी बटालियन के नीचे जो है आइजॉल स्टेडियम आती थी। तो एक रात वो ड्यूटी ऑफिसर थे, वो चेक करने गए, तो देखा कि स्टेडियम के एक कमरे से कुछ गिगलिंग की आवाज आ रही है बड़ी इसमें।
तो जब उन्होंने स्वीप करके देखा, तो देखा कि वो कुछ 10-12 बच्ची लड़कियां हैं, एंड विथ फेसिंग फेसिंग अहेड एंड विद देयर पैंट्स डाउन, और एक बंदा वो इंजेक्शन लेके वो सबको एक साथ, मतलब एक के बाद एक लगाता चला गया. दिस वाज अबाउट टू 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 2.5 डिकेड्स बैक. तो वहां पर वो पॉपी कल्टीवेशन जो, अगर एक ट्रांसनेशनल इंस्टीट्यूट जो है ये नॉर्वे का, उनके मुताबिक तो शान स्टेट्स, कचिन्स, करेंस, करेनीस, चिन्स, ये सारे जो है ये ओपियम कल्टीवेशन में ये करते हैं. और जो कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ मणिपुर इंटीग्रिटी के एक जो हेड थे, उनका नाम है अथुबा खुराइजाम. वो, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली, उन्होंने अमित शाह को बोला कि देखिए, ये जो भी मणिपुर में हो रहा है कुछ नहीं, ये मामला नार्को टेररिज्म का है. तो अब इतना ज्यादा इनका डिपेंडेंस हो गया है पॉपी कल्टीवेशन में, खास कुकीज का, उनकी जीविका बन चुकी है. ठीक है ना. और जहां तक हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की, हम बात करते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी की, लेकिन ये देखिए, नेशनल इंटीग्रेशन तो एक, मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स की बात है ना ये. बट यहाँ पर तो ये जो जो रीजनल ड्रग जो इंडस्ट्री है, या जो ड्रग जो नारकोटिक्स इकोसिस्टम है, मणिपुर इज मोर इंटीग्रेटेड विद दैट देन विथ इंडिया. और आपको मालूम है कि ये चर्च के नाक के नीचे ह्यूज लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर, ये अंग्रेजों के कहने पे इन्होंने ऑयल और गैस ये सब तो रुकवाया काफी हद तक, कि भाई ये नहीं करने देंगे, इन्वायरमेंट का ये होगा. लेकिन उसके बदले में शायद ये डिजाइन है कि वो उसको बंद करवा दो, ओपीएम कल्टीवेशन बढ़ा दो वहां पे. तो मैसिव ह्यूज लॉस ऑफ फॉरेस्ट कवर वहां पर ये हुआ है. और बाकी तो आपके दर्शकों को ये मालूम है, और लोगों ने भी कहा होगा कि डेमोग्राफी और रिलीजन का क्या फैक्टर है जो वहां चल रहा है. आपको मालूम है कि मई 23 53% है, कंस्ट्रिक्टेड इन 10% एरिया. अब वो बॉटल डैम है बिल्कुल. मणिपुर की 36 लाख पॉपुलेशन है. कुकीज जो है क्रिश्चियन है, और हिस्टोरिकली भी ये अलग अलग है. मतलब 19 सेंचुरीज में कुकीज आए थे, और ये तो सनातन काल से वहां पे जो अपने मणिपुरी और नागा जो है वो सनातन काल से है. इनफैक्ट अर्जुन की जो एक पत्नी थी. आपने अभी ये कहा था, और मैंने भी पढ़ा था इसमें, और पहले की भी हमें ध्यान है कि झगड़े सारे के सारे नागाज और कुकीज में हुआ करते थे पहले, और कभी कभी जो मैतेईज में जी जी और जी नागाज में जी होते जी थे. जी 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 और जी. इस बार भी नागाज ने कह दिया कि भाई हम तो कुकीज के साथ नहीं है. तो जी जी जी. तो ये जो चिन लोग हैं, ये चिन ये लोग सर, तो ये ना, नागा के ज्यादा नजदीक हैं या कि ये ना, मैं कुकीज ये के? दोनों, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि देखिए, जब आर्म फोर्सेस स्पेशल ऑफ पावर एक्ट की बात थी, तब दोनों साथ थे. जब वहां पर आंदोलन चल रहा था कि भाई यहाँ पर सेंट्रल फोर्सेस को निकालो, तो वो सारे जितने एक्टिव थे, और काफी लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं माइताईज के अंदर में, दे आर वेरी मच इन कनेक्ट विद द माओस इन द हिंटरलैंड. ठीक है ना. कई तो झारखंड में, मतलब वहां पर कैंप्स में वहां पर अरेस्ट भी हुए हैं. तो ये दोनों का एक ही मोटिव था शुरुआत में, दोनों का. लेकिन जब ये ऑयल फैक्टर और ओपीएम फैक्टर आ गया सर, तो इसके बाद ये एजेंडा इनका अलग अलग होने लगा. अच्छा, कुछ जोग्राफिकल बनावट अच्छा, भी ये वैसी है. इनके कुकीज के और नागाज के जो चर्चेस हैं, ये अलग अलग हैं क्या? जैसे कुकीज और ये नहीं मिजोस, ये तो बैप्टिस्ट नहीं चर्च के नीचे है.
ये मैं जो एक 18th सेंचुरी में एक मिशनरी होता था एनिरम जैक्सन, उसी ने ये सारे एरिया को इवेंजलाइज किया था। उसको हिंटर यहाँ से तो भगा दिया था अंदर से, तो वो चला गया था। और यही नहीं, जो म्यांमार में भी जो आप देख रहे हैं, तो उसी ने वो किया था, उसमें इसी ने कन्वर्ट किया था। और बाद में तो आप देखते हैं कि जोग्राफिकली ऑल्सो माइटाइज हैं वैली में। हाँ, वैली इज हेविली पॉपुलेटेड। मैं गया हूँ मणिपुर। हाँ, माइटाइज, हाँ। और और नॉर्थ, मणिपुर। उसके नॉर्थ में नागाज हैं, ठीक है ना सर। साउथ में मिजोज हैं। दूसरी तरफ में इस तरफ ईस्ट के तरफ म्यांमार है। वेस्ट के तरफ में असम है। तो जोग्राफिकली ऑल्सो दे आर, मतलब काफी इनमें सेपरेशन है। और वेपन कल्चर यहाँ बहुत, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पूरे नॉर्थ ईस्ट में, खास करके मणिपुर और नागालैंड में, जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो कई ऐसे हथियार अवेलेबल हो गए। कुछ छोड़ के चले गए, कुछ ऐसे, कुछ जापानीज भी छोड़ के चले गए यहाँ पर, कुछ अंग्रेज भी छोड़ के चले गए, कुछ लूट लिए गए थे। तो वो गन कल्चर बहुत पहले शुरू हो गया था। सो चर्च एंड गन, ये दो चीजें बड़ा बड़ा वोलेटाइल कॉम्बिनेशन था, समझे कि नहीं, इंसर्जेंसी के लिए। तो जो अभी आर्म्स लूट हुआ अगस्त 23 को, अब सोचिए, इंडिया रिजर्व बटालियन के कोट तोड़ दिए। 40 गाड़ियों में 500 लोग आए, 4,000 वेपन्स, 5 लाख राउंड्स ये लेके गए। और उसमें इंसास राइफल, एलएमजी, हैंड ग्रेनेड, पीएफ राइफल्स, ये 81 मिलीमीटर बॉम्ब्स, क्या क्या सब सब उठा के ले गए वहां पर। अभी इलेक्शन में इन्होंने एक ड्रॉप बॉक्स बनाए हुए थे दीक्षित साहब, कि भैया देखो यार, तुम जो हथियार ले गए थे वापस कर दो, इसमें डाल देना। इसमें तो बहुत मॉडेस्ट सक्सेस उसमें मिला ये। तो इसमें एक, हम तो फोर्सेस की बात कर ही रहे थे कि हाउ दे आर डिवाइडेड, ओवर फोर्सेस, डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस। वो ये भी कहते कि देखिए, हम तो, जो मैतेई लोग कहते हैं कि हमारे पास तो गन्स है ही नहीं। हमारे पास, मतलब बहुत कम लोगों के पास हथियार है। और कुकीज के पास बहुत हथियार है, क्योंकि उनको बड़े फ्रीली अवेलेबल करवाया गया है हथियार। उनके पास म्यांमार से, उधर से भी आया है हथियार। तो हम क्या करें, हम लूटेंगे नहीं तो हम कैसे अपना बचाव करेंगे। तो दैट इज द जस्टिफिकेशन दे गिव फॉर लूट, ठीक है ना। और आप जो कह रहे थे कि पहले तो, ये आपने देखा होगा कि विमेन विमेन वेयर इन द फोर फ्रंट ऑफ, जो ये मणिपुर में इरॉन शर्मिला और ये लोग थे, और वो नेकेड परेड्स जो हुए थे। तो वहां पर एक मायरा पाबिस करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, 76 में आया था। बड़े, मतलब नेक ऑब्जेक्टिव्स के साथ, कि अल्कोहलिज्म को फाइट करना है, लोगों को वीन करना है ये नशे से इत्यादि, सामाजिक सुधार करना है। लेकिन ये जो महिला ऑर्गेनाइजेशन है, ये अब मणिपुर के संदर्भ में नहीं सोचती है। दिस इज टोटली, इट हैज बिकम अ माइटाई ऑर्गेनाइजेशन। और यहां तक कि लोगों ने इतनी दुश्मनागत हो गई है कि कुकीज को पकड़ के, महिलाओं को पकड़ के इन्होंने अपने लोगों को हैंड ओवर कर दिया है। तो अब ये कोई यूनिफाइड उससे कॉज के लिए ये नहीं लड़ रहे हैं। तो अ, ये जो सब जो था सर, कि आप देखेंगे कि दोनों साथ थे, आप बिल्कुल आपने सही कहा। तो वो उस समय इसलिए साथ थे, ये ईरान शर्मिला, ये कुछ नहीं, ये बैठी हुई थी। फिर उन्होंने, आपको तो मालूम है कि अभी 16 साल तक, कितने 20 साल तक वो थी। शी हैज गॉट मैरिड टू वन फेलो कॉल्ड डेस्मंड एंटनी बेलारिन, ठीक है ना, कॉल्ड टू नो, कोई ब्रिटिश है, ठीक है। उसके बाद याद कीजिए, ये लिसी प्रिया कानुजम, दैट चाइल्ड एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट वाज, कहते हैं कि जो ग्रेटा थंडरबर्ग से जो
बहुत प्रोत्साहित हुई और शी टुक अप द, ये सारा का सारा जो ये मामला जो था, ये यहाँ पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन को रोकने के लिए था कि यहाँ पर कोई ऑयल और गैस एक्सप्लोरेशन नहीं हो। और जब ये इरॉन शर्मिला बैठी हुई थी, तो उन्होंने अन्ना हजारे को भी इनवाइट किया और सीपीआई एमएल माओइस्ट का तो सपोर्ट था ही इन लोगों को। तो ये जितने आप देखेंगे कि ये ऑयल रिच एरियाज हैं, ये ज्यादातर ये कुकीज और जोमी पीपल के इलाकों में है, जो ऑयल एंड गैस रिजर्व्स है। अगर आप मैप देखेंगे मणिपुर का, तो ईस्ट में जो युखरुल युखरुल है, वहां पाए जाते हैं लाइमस्टोन, क्रोमाइट और कुछ प्लैटिनम ग्रुप के भी हैं, निकल, वैंडेलियम, रेयर रेयर अर्थ्स भी हैं। और आप अगर साउथ वेस्ट में आ जाएं, तो ये जो इलाका है चूरा चांदपुर का और ये कोई जिरीबाम, तमेंगलोंग, ये एरिया में कहते हैं कि 8 ट्रिलियन क्यूबिक फीट का वहां पर गैस है उस एरिया में। और सरकार ने यहाँ एक्सप्लोरेशन के लिए इनवाइट किया कंपनीज को। अ, एक जुबलिएंट ऑयल है, विच इज अ नीदरलैंड्स की कंपनी है, 2010 में। यहाँ यानी तो कि सारी बिजनेस एंटिटीज को चंदा देना पड़ता है ना, ये जी मिलिटेंट जी जी ग्रुप्स जी, को। उस पर भी आ रहा हूं मैं। तो ये जुबलिएंट ऑयल है, ये सोनिया गांधी के राज में ये हुआ था। ये अ, डील साइन हुई ये थी मनमोहन ये सिंह। उखरुल जो है, ये तो नागा एरियाज में है। हाँ जी, पार्शली पार्शली इसमें ओके। काफी नागाज का ये है। नागालैंड के नीचे है, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है ना, मणिपुर के नागा, नीचे। नागाज और मे भी शायद जी थोड़ा जी। मेतेईस तो का होगा। यहाँ तो तो कुकी नहीं है। नहीं जी, लेकिन इस तरफ का जो मैं एरिया बोला, यहाँ पर ये कुकीज भी है यहाँ पे। तो ये क्या है कि ये जुबलिएंट एनर्जी, तो ड्रिलिंग शुरू हो गई थी ये जिरीबाम, तमेंगलंग और ये चोराचुरपुर एरिया में। लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कुछ साल के बाद ये जुबलिएंट एनर्जी जो है, इसने एक कॉन्ट्रैक्ट दे दिया अल्फाजज एशियन ऑयल फील्ड। अब है तो इसका गुड़गांव में ऑफिस है, लेकिन किसके साथ कनेक्ट है मैं वो थोड़ा इसमें और पता लगाऊंगा मैं। तो क्या हुआ कि ये जब ड्रिलिंग हो रही थी, तो नागा विलेजेस जो थे तमेंगलोंग में, कुछ नागा विलेजेस, उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया। तो जुबलिएंट वाले ने उनको पैसे खिला दिए। पैसे हम्म। खिला दिए तो वो चुप हो गए, चुप चुप हो गए, बैठ गए वो ये कहे। तो 2017 में, जैसा मैंने बोला, जुबलिएंट ने ये ट्रांसफर कर दिया। ऑयल इंडिया ने लिमिटेड ने ये जुबलिएंट से लेके इसको ट्रांसफर कर दिया एशियन ऑयल फील्ड को, कोई 143 करोड़ पैसे पे, ठीक है ना। फिर वो कंपनी सर्वे स्टार्टेड, वो जो नई कंपनी है वो भी अपना सर्वे करने लगी। वहां से ये पूरी समस्या जो आज आप देख रहे हैं, वहां से ये शुरू हुई है, ठीक है ना। तो एक कमिटी है वहां पे ऑन प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। वो वो बिल्कुल उन्होंने, मतलब दे टुक अप आर्म्स अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन। और उसी समय दीक्षित साहब ये आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने की डिमांड हो गई, क्योंकि उनको ये जो बाहर की ताकतें थी, उनको यही मतलब संदेह था, उनका विश्वास था कि ये जो हमारे पूरी सिक्योरिटी अपरेटस है वहां पर, ये केवल ऑयल, मतलब ये ऑयल गैस और मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए है। मुझे याद है कि अ, एक उसको क्या बोलते हैं, एंटी एंटी मिनरल एक्टिविज्म, वो में आके ट्रेनिंग देते थे अंग्रेज। तो जब हमने उन पर प्रतिबंध लगाया, तो सो व्हाट दे डिड, दे पेड देम मनी कि भैया छोड़ दो, हमको तो रोक दिया है, तुम ही आ जाओ थाईलैंड, यहीं पर हम तुमको ट्रेनिंग दे देंगे कैसे करना है। तो ये एक ऑयल और गैस जो है, ये बहुत बड़ा फैक्टर है इसमें।
ऑयल, ये गैस और मेटल्स। हाँ, ऑयल एंड गैस, मेनली मेटल्स का तो मैंने बताया आपको। ये है व्हाट क्वांटिटी इट इज रिजर्व्स में है वो, मुझे उसका डाटा नहीं मिला, लेकिन है। तो हम थोड़ा यूएस और म्यांमार के रिश्तों की बात कर लें, उनका जो इंटरफेस है। तो आपको मालूम है कि सैंक्शंस का कोई असर नहीं पड़ा उनको, कोई जैसे और अगर सैंक्शंस का किसी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है तो वो चाइना को हुआ है। और म्यांमार जो है इज ए स्ट्रेटेजिक गेटवे फॉर चाइना टू द इंडियन ओशन। जाहिर सी बात है, इसीलिए मैं वेस्टर्न म्यांमार की बात कर रहा हूं। तो जब ये सैंक्शन लगा 80 से मैं इसको फॉलो कर रहा हूं, तो चाइना जो है इट बिकेम डोमिनेंट ट्रेडिंग पार्टनर। इनफैक्ट मतलब वो जो पूरी रेजीम थी वो सस्पिशियस भी रहती थी चाइना की, जो स्लॉर के स्पीडी रेजीम थी वो थान शुए की। और लेकिन बट उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। फिर ये आते हैं आपके ओबामा साहब 2012 में। अब ओबामा साहब आए तो उन्होंने दौरा किया और अपनी नीति में बदलाव किया। फिर 2015 में वहां पर एक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट आई जिसमें जॉर्ज सोरस का बहुत बड़ा हाथ था। और वो कुछ ऐसे उनके कारनामे थे कि पूरा बिजनेस जो है उन्होंने बाहरी ताकतों को दे दिया। इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल डाउन स्लाइड पे चली गई। और भी कई कारण थे। उसी समय फिर से इसको 2020 में इलेक्शन हुए। इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम ये इलेक्शन जो है ये फज्ड है, इसमें कोई 1 करोड़ वोट जो है वो इधर से उधर किए गए हैं। तो उन्होंने मिलिट्री कू कर दिया। तो बाइडेन जो है वो उन्होंने सैंक्शन और सख्त लगा दिया, ठीक है ना। और जो म्यांमार का जो डेमोक्रेटिक प्रोजेक्ट जो था वो रिवर्स कर दिया गया। अब ये सोचने वाली बात है कि आर द अमेरिकन आर दे रियली बॉदर्ड अबाउट डेमोक्रेसी। आप तो देख ही रहे हैं कि वेस्ट एशिया में बहुत सारे उनके जिनके ऊपर वो बिल्कुल इकोनॉमी चलती है, सऊदी अरेबिया, वहां कौन सी डेमोक्रेसी है, पाकिस्तान में कौन सी डेमोक्रेसी थी, इत्यादि इत्यादि, ठीक है ना। तो अब ये जनरल्स के पास कोई इंसेंटिव नहीं रह गया था। जब आप सैंक्शंस लगा दिए तो फिर आपसे क्या बात थी? फिर हम उनके लिए इंसेंटिव क्या हुआ? तो उन्होंने इलेक्शन। अब बात ये है दीक्षित साहब की, अ, चुनाव कितना साफ हो, किसी भी देश में बात कर रहा हूँ, जो आजकल जो चुनाव की बात है, कितना साफ है, कितना निष्पक्ष है, उसका सर्टिफिकेट कौन देगा सर? और उस सर्टिफिकेट के मायने क्या है? जो सर्टिफिकेट देने वाला है वहां का तो लोग खुद रो रहे हैं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ, यूएसए की, कि हमारे यहाँ ही चुनाव जो है बिल्कुल फ्लॉड है। तो अब ये जो डेमोक्रेसी और जो चुनाव है, ये ये मनसा और एजेंडा वाली बात है, ठीक है। अब आप बताइए कि हारने वाला जिसको मालूम है कि हम चुनाव में हारेंगे, वो जो ऐसे ही भाग लेगा, जैसे कि खालिदा जिया ने किया। अब वो कोई कहे कि मैं नहीं लड़ूंगा तो क्या मतलब, उसका तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल सवाल है। और एक ये भी सवाल है कि म्यांमार मिलिट्री के बारे में बात करती, मैंने काफी इनसे इंटरेक्ट किया है म्यांमार की मिलिट्री से। एक तो आपको बता दूं कि जो इमेज किया जाता ना, हुंटा बाप रे बाप, ये तो चले मतलब ये बूट से लोगों को क्रश करे। दे आर वेरी वेरी ह्यूमन, दे आर वेरी डिवाउट बुद्धिस्ट। आप ये मान लीजिए इनको। और आपको एक और मैं बता दूं कि म्यांमार के अंदर में अगर कोई फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन है जो कि इस कल्चरली डाइवर्स कंट्री को विथ 16-18 इंसर्जेंट ग्रुप्स, चारों तरफ, इनर बर्मा एंड आउटर बर्मा, ठीक है, उसको अगर कोई कल्चरली डाइवर्स कंट्री को होल्ड किए हुए है तो वो है म्यांमार की मिलिट्री, ठीक है ना। और उनके बिना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी
पॉसिबल नहीं है। तो ये एक बहुत वाइटल वो पॉलिटिकल फोर्स है और वो एक ऐसा देश जो कि चारों तरफ जो आपके ये एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं जो कि पूरे इनका डिफैक्टो कंट्रोल है। एक बात मैं आपको बता दूं, मैं हमारी जब मीटिंग होती थी इनसे, म्यांमार वालों से, तो ये जो एरिया जो आप मणिपुर के अपोजिट देखते हैं, नागालैंड के अपोजिट में म्यांमार नागा इनसे चिन एरियाज है, तो वहां पे सर अब इस कंट्री में इतना पैसा नहीं था कि अपने लोगों को अपनी आर्मी को तनख्वाह दे सके। तो वो कहते थे ठीक है यार तुम खुद सस्टेन कर लो, चाय की दुकान खोलना चाहते चाय की दुकान खोल लो। दे आर द ओनली मतलब ये नो आर्मी टू ऑफिशियली हु वर अलाउड टू डैबल इन बिजनेस। तो आप गरीबी का आलम आप समझ नहीं सकते वहां पे। तो उनकी आर्मी का बहुत थिन प्रेजेंस था, आज भी है, बहुत थिन प्रेजेंस है। ठीक है, 5 लाख की आर्मी है, उससे इतना इतने सारे इंसर्जेंसीज हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये जितने एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स हैं, जैसे चिन्स हुए, कचिन्स हुए, कचिन्स ऑल्सो वेरी रिच इन मिनरल्स, आपके खास करके टिम्बर और जेड। म्यांमार का जेड बड़ा फेमस है इन सब चीजों में। और ये ड्रग्स और आर्म्स स्मगलिंग से अपने आप को सस्टेन करते हैं। अब आपने जो पूछा कि ये अमेरिका का जो प्रोजेक्ट जो है, तो अभी आगे क्या किया अमेरिका ने, सैंक्शंस को और सीवियर कर दिया। जो आर्म्ड रेजिस्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बोलने जा रहा हूँ, जो कि हमारे समक्ष में मतलब संदर्भ में बहुत इसके महत्वपूर्ण है कि इन्होंने आर्म्ड रेजिस्टेंस को अ, बिल्कुल खुल के अभी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। और म्यांमार के लिए एक स्पेसिफिक प्रोविजन बनाया गया, 2023 यूएस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। यूएस नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया कि इनको नॉन लीगल असिस्टेंस, आई रिपीट नॉन लीगल असिस्टेंस इनको दिया जाएगा। जितने भी एंटी रेजीम आर्म्ड ग्रुप्स हैं इनको, इंक्लूडिंग पीपल्स डिफेंस फोर्स जो आपके मिजोरम और मणिपुर में एक्टिव है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई हम नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट को भी मदद करेंगे। तो इस एक्ट के द्वारा जो अभी जो बाइडेन गवर्नमेंट है, जो सरकार आएगी बाद में, उसको काफी लैटिट्यूड है ये जो ये जितने आर्म्ड ग्रुप्स हैं या एंटी हुंटा जो ग्रुप्स हैं उनको सहायता पहुंचाने की। तो ये नॉन लीगल जो है तो बैटलफील्ड सपोर्ट इक्विपमेंट और तरह के कई ये इसमें ये होते हैं। और उसी तरह जैसे यूक्रेनियन फोर्सेस को दिया जा रहा है, जैसे सीरिया में दिया गया था। तो ये अगर यही चीज होता रहा तो सुन, आई मीन अगर ऐसा इनका क्या एम है म्यांमार को लीबिया बनाने का, एक फेल्ड स्टेट बनाने का, तो मान लीजिए अगर ये आर्म्ड रेजिस्टेंस कामयाब भी हो जाती म्यांमार में, तो क्या मतलब आप सोच क्या ये लोग मान के चले कि फिर प्रजातंत्र बहाल हो जाएगा? नहीं सर, ये लीबिया की तरह बेहाल हो जाएगा। इट विल बी अ फेल्ड स्टेट लाइक लीबिया, एज आई सेड। ये हाँ, तो जो मुझे कि लगता है कि यूएस का कंसिस्टेंट स्टैंड है कि किसी भी स्टेट को जो है वो लीबिया और सीरिया बना दो, फिर उसके जो रिसोर्सेज हैं वो उसको जी, एक्सप्लॉइट करो। करेक्ट करेक्ट, यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एकदम बिल्कुल आपकी सोच सही है। अभी यही अ, चीज जो है मुझे लगता है कि जो पाकिस्तान में चल रहा है वो भी ऐसा ही दिखता है, क्योंकि बलोच हम्म। के पास जो आर्म्स वगैरह आ रहे हैं वो भी फ्रीली आ रहे हैं। एक तरफ से वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, दूसरी तरफ से वो इंसर्जेंट ग्रुप्स को सपोर्ट सर करते हैं। मैं हमेशा मैंने बलूचिस्तान कहा अगर था फ्री हो जाए तो अमेरिका के इंटरेस्ट में है। कि देर इज नो वे द अमेरिकans will allow the Pakistanis to have a foothold, sorry, the Chinese to have a foothold in Gwadar. हम्म।
यहाँ पर भी जैसे वो गद्दार के कारण ये हंगामा किए हुए हैं, बलूचिस्तान में आग लगी हुई है, उसी तरीके से ये पूरे म्यांमार के वेस्टर्न म्यांमार और मणिपुर में आग इसलिए लगी हुई है क्योंकि वो उसको रोल बैक करना चाहते हैं, जो चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, जो यूनान से लेके चौकसी तक आती है। ये हाँ, वो उन्होंने वो पाइपलाइन जो बनाई है वो भी आज तक हाँ एक्टिवेट जी नहीं जी हुई। जी जी जी। तो लेकिन अगर ये अ, अ, सर अगर ये इस तरह से अगर लीबिया की तरह बन जाएगा ये, तो ये आप समझ जाइए कि ये गढ़ मतलब एक एक इट विल बी एक गढ़ हो जाएगा प्रॉक्सी युद्ध का, बाय रशिया, चाइना एंड द यूएस। और अभी जब से ये कू के बाद रशिया से इन्होंने $1 बिलियन का आर्म्स खरीदा है सर, इस इसमें तो इंपोर्ट कर चुका है। अब आप पूछेंगे कि इसमें जॉर्ज सोरस का क्या रोल है। तो पहले ओबामा साहब आए 2012 में। ओबामा साहब ने रास्ता खोला, ठीक है, जब म्यांमार में ट्रांजिशन हो रहा था उस समय 2015। और फिर उसके बाद जॉर्ज सोरस आए। जॉर्ज सोरस जो है वो 4 बार म्यांमार का दौरा कर चुका है, ठीक है ना, 2017 और 2014 से लेके 2017 के बीच 4 बार। सूची से 2 बार मिला, एक बार न्यूयॉर्क में और एक बार वहां जो कैपिटल है म्यांमार का नैपीटॉ वहां मिला। जब उसका विजिट्स खत्म हुआ तो अगले साल से उसका बेटा एलेक्जेंडर सोरस सोरस आने लगा, जो कि डिप्टी चेयरमैन भी है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का। वो उसने 2017-2020 में के बीच में 7 विजिट्स टू म्यांमार, ठीक है ना, और कई उसने वहां पर ऑफिस खोले ये ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के। इनके फिर बाद में जब ये कू हुआ तो उसके सारे जो उनके बड़ी डूबियस ट्रांजैक्शंस थे जो ओपन सोसाइटी के होते हैं वो सारे सीज कर दिए उन्होंने, ठीक है। तो देखिए यूएस की स्ट्रैटेजी क्या है यहाँ पे कि कू के बाद चीन ने कहा कि देखो भैया तुम ना ये इंटरनल सिक्योरिटी मैटर्स पे मत किसी के दखल अंदाजी करो। और ये तातमाडाव है जो म्यांमार आर्म फोर्सेस को तातमाडाव बोलते हैं, उसको इंगेज करो। और लेकिन यूएस ने कहा कि नहीं ये सब नहीं। वो एशियान को बोलने लगा तुम ऐसा करो, तुम चाइना को बैलेंस करो एशियान में। अब इतनी औकात नहीं है एशियान की कि वो दो सिंगापुर सिंगापुर म्यांमार कोऑपरेशन इज एट अ वेरी वेरी हाई लेवल एंड वेरी एक्सटेंसिव, ठीक है ना। तो आखिर म्यांमार यूएस के जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में वो कहाँ फिट बैठता है। और यूएस का प्रॉब्लम क्या है कि ऐसा नहीं है कि वो बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं था, जो वहां की हुंटा पर इसने डिमांड्स रखे थे ना वो एक्सेप्टेबल नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल रोल बैक कर दो, चाइनीज को एकदम ये कर दो। अरे कैसे वो कर सकता है भाई। वही है ना अब पैरेलल आप ड्रॉ कीजिए। यूरोप को जर्मनी को बोला तुम बिल्कुल खत्म कर दो, पाइपलाइन इसके उड़ा दो, कुछ मत करो इसके साथ। और देखिए अभी भुगत रहे वही है। म्यांमार को भी बोला 2011 में इनके कहने पर म्यांमार ने नॉर्थ कोरिया से अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। लेकिन जब फिर इनका रवैया सैंक्शन लगाया तो 2018 में हथियार भी खरीदे और बैलिस्टिक मिसाइल्स भी खरीद रहा है। अब म्यांमार का जो है कि भाई किसी तरीके से चाइनीज इन्फ्लुएंस को और उसके थ्रस्ट को इन परसुएंस ऑफ इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो मैंने कहा रोका जाए म्यांमार। चाइना का जो पॉलिसी है टुवर्ड्स म्यांमार, दो उसके की एलिमेंट्स है दीक्षित साहब। एक है वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ठीक है ना सर, जो म्यांमार का जो ये चाइना का जो वेस्टर्न एरियाज है उसका हिस्सा बनाना, तभी ये चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चाहता है। तभी वो बांग्लादेश में भी इंटरेस्टेड था ये वेस्टर्न डेवलपमेंट स्ट्रेटजी।
एंड द मलक्का डिलेमा, कि भैया ये मलक्का को कैसे, ये डिलेमा जो है इसको कैसे कम करें। ये दो ये दो पिलर्स पे चाइना की जो स्ट्रैटेजिक पॉलिसी है या स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट है, ये दो पिलर्स पिलर्स पे ये टिकी हुई। तो आपको मालूम है कि जब ये सब शुरू हुआ तो हमारे अंदर के लोग जॉर्ज सोरस के कहने पे, पीपल लाइक तिस्ता सितलवाद, ये इरफान इंजीनियर, एक जर्नलिस्ट है रूपा चिन्ना, एक बिशप है अल्विन डी सिल्वा, अ, ये सब माइतेइस को सपोर्ट करने लगे। ये कहें ये तो बड़े हेल्पलेस लोग हैं, सॉरी कुकीज को सपोर्ट कर रहे हैं, माइतेइस को तो स्टेट का भी बैकिंग है। ये तमाम इस तरह का नैरेटिव ये चलाया जाने लगा। और आप सभी जब राहुल गांधी भी जब पार्लियामेंट में वो मणिपुर मणिपुर करवाता है, तो ही इज बेसिकली गाइडेड बाय द चर्च, द कुकीज। और ये जो एक तरह का वो पार्लियामेंट में वो मिनरल एंटी माइनिंग एक्टिविस्ट भी है। तो यही वो तो यही है। जी जी, गया था एंटी ना माइनिंग वो, उड़ीसा में भी तो गया था। जी 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 जी। और ये क्या है कि इसको बड़े ध्यान से सुनो, हुआ क्या था कि ये जब ये जो जो मेजर ऑयल रिजर्व्स जो थे वो कुकी एरियाज में जब आने लगे, कुछ ये ऑयल और गैस रिजर्व्स, और तब ये जो हुआ आपका कि भाई ये इनको एसटी स्टेटस दिया जाए माइताइस को, तब इनको लगा कि अरे भाई ये तो अगर एसटी स्टेटस इनको मिल जाएगा तो हमारे जो रिसोर्सेज जो है उस पर तो इनका कब्जा हो जाएगा, ये भी इधर आ जाएंगे। तो वहां से ये सारी बात शुरू होती है। ओपीएम कल्टीवेशन, ये इन्होंने तो रोक दिया इसको। ये सब कोई वो नाक में वो पाइप डाल के कोई था कोई एक लड़की को थंडरबर्ग के उस पे कर दिया, ये सब एक्टिविज्म हो रहा था इसमें, सब दोनों मिले हुए थे उस समय, ठीक है ना, एंटायर लेफ्टिस्ट ग्रुप थे। जब ये बंद हुआ तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, हम चर्च ने बोला होगा कि ठीक है बंद किए, इसके बदले में तुम ओपीएम उगाओ, उतने उससे ज्यादा पैसे आएंगे तुम्हारे पास। इन्होंने ओपीएम उगाना शुरू किया। अब जब वहां पर पैसा आने लगा तो यहाँ माइथाई लोग ने कहा भाई कि ये क्या, ये सारा हम एक तो पैसा भी नहीं आ रहा, हमारे लोग नशेड़ी बन रहे हैं। तो एन बीरेन सिंह ने कार्रवाई शुरू कर दी, जबरदस्त कार्रवाई की। हंड्रेड्स ऑफ हेक्टर्स इन्होंने ओपीएम को जो है उस तो वहां पर उसको हटवा दिया लेकर। सो दिस इज एट द सेंटर ऑफ द दिस थिंग इज this Christian country, that carving out of a Christian country, जिसमें ऑयल भी होगा, गैस भी होगा, पोर्ट भी होगा, मिनरल्स भी होगा, जो कि चाइना को भी रोक सकेगा। तो यही ये इसका इसका प्रोजेक्ट है। सो व्हाट शेख हसीना हैज सेड, ये ये वो उसी का ये मैं आपको स्वरूप बता रहा हूँ। जी, तो आइए अब इस चर्चा को अंतिम पड़ाव की ओर ले जाते हैं। तो अंत में आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि भारत की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए इस पूरे जो पिंसर मूवमेंट को काउंटर करने के लिए? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ कि अ, अभी एक वर्ग भारत के साथ है और एक वर्ग जो है, जैसा मैंने कहा, उसका जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन या जो नारकोटिक, बाय वे ऑफ नारकोटिक्स, वो म्यांमार की तरफ है और बाहर की ताकतों के प्रति है। तो जो कम से कम जो आपके फेवर में है उसको तो कंसोलिडेट कीजिए। हम दोनों को खुश नहीं रख सकते।
एक को आप कंसोलिडेट कीजिए। दूसरा क्या है कि मेरा अपना ये मानना है कि भाई ये दो पार्टीज में एक ओपीएम उगा रहा है, एक ओपीएम का विरोध कर रहा है, तो आप किसके साथ होंगे आप? ये होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये यू मेतेईज ने सेंट्रल फोर्सेस का विरोध क्यों किया? एक मेतेई विधायक ने सेंट्रल फोर्सेस का विरोध किया, क्यों? मैंने कहा ना, आई टोल्ड यू कि सेंट्रल फोर्सेस के रहते हुए जो मणिपुर पुलिस जो है ना, उसको फ्री हैंड नहीं है। एंड मणि ये जो मणिपुर पुलिस है, इट एक्ट्स लाइक अ मैताई, एज अ मैताई फोर्स। तो दोनों में बदले की भावना है। वो सोचते हैं कि असम राइफल्स उनकी फोर्स है, ये सोचते हैं मणिपुर पुलिस हमारी फोर्स है। तो इसलिए ये कह रहे हैं कि भाई इनके रहते हुए हमारे हाथ बंधे हुए हैं। ये अभी अभी फिलहाल ये कारण है। और जी, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट हटाने के पीछे यही कारण था कि यहां पर हम जो है। जी। देखिए एएफएसपीए जो है वो केवल और केवल वैली एरिया से हटा है। ये कुकीज की ग्राउस है कि साहब हमारे एरिया से नहीं हटाया गया, नहीं तो नागा उनके, एरिया कुकीज एरिया से नहीं हटा है, केवल मेतेई नहीं एरिया से हटा है। नहीं उनके यहाँ से भी जो ऑपरेशन चल रहे थे वो सस्पेंड हो गए थे ना, इससे वो सस्पेंडेड। और वो सस्पेंशन नहीं नहीं, काफी, वही तो ये कह रहे थे। आप देख लीजिए, जो जी। एएफएसपीए जो है वो जो हटाया गया है, और जो थाने हैं वो मैंने पूरा देखा था, वो थाने जो है वो सारे के सारे आपके मेतेई एरियाज में ही है। तो मेतेई एरियाज में ज़्यादा दिक्कत होती है इनको ऑपरेट करने में, क्योंकि वहाँ एएफएसपीए नहीं है। जबकि कुकी एरिया जो पूरा जो है अफेक्टेड एरिया, कुकी का मोरे से लेके चूरा चंद्रपुर और वो सारा पूरा एरिया, तो सारा वहाँ पे नागा एरियाज में भी है, उखरुल वगैरह में, सब में, उखरुल सेनापति सारे एरियाज में लगा हुआ है, जिरीबाम सब जगह है। तो ये सारे एरिया जो आप देखें, उखरूल, जिरीबाम, ये सारे एरिया जो है, जो मैंने कहा, ये सब ये ऑयल एक्सप्लोरेशन वाले एरिया है। ऑयल एंड जिरीबाम तो गैस एक्सप्लोरेशन। बिल्कुल वेस्ट में आ गया, जिरीबाम जी तो जी, इधर। जिरीबाम में भी है। मैंने वो आपको बताया था ना, वो चूराचंदपुर, जिरीबाम और वो तमलंग, वो हम्म। वो तीन एरिया है मेजरली फॉर ऑयल एंड गैस। तो आइए अब आज की चर्चा को फिर यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल आर.एस.एन. सिंह जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू सर।